वर्षा, ए वर्षा, अरे मैं तेरा मजनू हूँ, मैं तेरा राजा हूँ वर्षा। कौन है वहां? अरे कोई है? जय, आ जाओ, नाश्ता लगा रही हूँ। पापा ये देखिए ना, मुझे यूके के कॉलेज में 50% स्कॉलरशिप मिली है। हमें सिर्फ 50% ही पे करना है, मतलब 15 लाख में पूरा कोर्स। 15 लाख? दिमाग खराब है ना तेरा? 1 रुपया खर्चा नहीं करूंगा तेरे ऊपर। हट। तो फिर इतना पैसा किस लिए कमाया आपने, जब आप अपने लड़के को ही नहीं पढ़ा सकते? नाजायज औलाद है ये। अब मुझे मारते ठीक है, लेकिन अगर मम्मी के ऊपर हाथ उठाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंदी नाली का खून है ना, असर तो दिखाएगा। नितिन, नितिन नाश्ता रेडी है, जल्दी आओ। अरे मानव, तुम? गुड मॉर्निंग वर्षा मैम। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है? रास्ते से आ रहा था तो हरी हरी फ्रेश सब्जियां दिखी, तो ले आया। अच्छा सुनो, तुम ना डॉग फूड लेके आना, स्टोर रूम में है, मैं ये रख देती हूँ। मैं रख देता हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके, तुम जाओ, मैं रखती हूँ। ठीक है, इस रूम में रखा? हाँ हाँ। ओके। सॉरी। आज फिर से पोहा, रोज रोज एक ही नाश्ता। नितिन, पोहा लास्ट वीक बनाया था, लोगों को इतना भी नसीब नहीं होता, और तुम खाना ऐसे फेंकते हो, वेस्ट करते हो। सुबह सुबह पूरा दिन खराब कर दिया। मानव रहने दो, मानव। इट्स ओके मैम, मैं उठा लेता हूँ। Hi Jenny, see my new tattoo. You like it? Wow baby, such a cute tattoo. You like it? तुम्हें ना देख के मन कर रहा खा जाऊं। दिया? भैया, जेनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ मुझे पता है वो तेरी क्या है, मैंने देखा है तुम लोगों को एक साथ। मैं बता रहा हूँ, दोबारा उससे बात करते देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी बार आई है टेलर के पास।
फिर मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने उसको समता को, टेलर को वहीं पीट दिया। विपिन, क्या होता जा रहा है तुझे? तेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। और मैंने सुना तूने जय और भाभी पर भी हाथ उठाया। पागल नहीं हूं मैं, दिमागी हालत। और वो दोनों पिटने के काम करते हैं, इसलिए पीटता हूं उनको। बाप की औलाद है वो। ये सब वहम है तेरा, और वहम का कोई इलाज नहीं है। ए, ज्ञान मत दे मुझे। कैसा वहम? जय को देखा है ना तूने? जय की एक भी चीज कॉमन है मेरे साथ। किया को देख लिया, छोटी छोटी चीजें मिलती हैं हमारी, उसकी आंखें और मेरी आंखें देखी हैं तूने? हमारे बर्थ मार्क भी से। जय मेरी औलाद नहीं है, बस। माना तू सही है, जय तेरा बेटा नहीं है, लेकिन तूने उसे 18 साल पाला। जय तुझे पापा बुलाता है। अगर कुछ बुरा हुआ भी है तो माफ कर देना। नहीं करूंगा, नहीं कर सकता माफ। डीएनए टेस्ट करवाऊंगा मैं। डीएनए टेस्ट कराने से क्या होगा? तू खुद को ही टॉर्चर करेगा। ये बात यहीं खत्म कर दे, ये सब सोचना बंद कर। अच्छा मुझे एक बात बता, जब जय कंसीव हुआ तो तू यहीं था ना? शिप पर तो नहीं था? जब उसने कंसीव किया था ना, तब मैं यहां नहीं था। पर तू नहीं समझेगा, तू जा जा जा, तू जा। काले साहब, इस बार के एजेंडा में अपने एरिया में सारे जो चौल है वहां पे बाथरूम्स के साथ साथ सुलभ शौचालय भी बनाना चाहिए। और अगर हम अपने शहर के यूनक्स के लिए कोई स्किल स्कूल खोले तो वहां पे डिसेबल लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर उन्हें सड़क पर भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन हम लोगों को सड़क पर भीख मांगने की नौबत जरूर आ जाएगी। अगर वर्षा मैडम इसी तरह पार्टी का फंड चैरिटी पर लुटाती रही तो। असलम जी, जिस बारे में जानकारी नहीं होना उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देखिए वर्षा मैडम, मैं पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने मुझे ट्रेजरर ऐसे नहीं बना दिया है। आपकी तरह ट्रॉफी कार्यकर्ता नहीं हूं मैं, जिसे पार्टी ने सिर्फ सोशल इमेज के लिए रखा है। हाउ डेयर यू! असलम, औरतों से बात करने की तमीज है तुझमें? पार्टी ने हर आदमी को अपने काम के लिए रखा है यहां, और हर आदमी की अपनी एक अहमियत है। क्या बात है, ब्लैक मनी रखने का भी रेंज। पापा, मैं जाने की पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं जाऊँ? जा बेटा, एंजॉय कर। निया, मैंने तुझे मना किया था ना, तू जेनी से नहीं मिलेगी। ए, उसका बाप अभी जिंदा है। जा बेटा। भाई, आपको शर्म नहीं आती? बीच सड़क में मम्मी को मारते हैं, अनजान लोगों ने डॉक्टर के पास पहुंचाया उन्हें। ज्यादा चिल्ला मत। और वैसे भी तूने अपनी मम्मी से पूछा है जब अनजान मर्द उसे छूते हैं तो उसे कितना अच्छा लगता है? बताया नहीं तुमने इसे? पापा, मैं आपको लास्ट टाइम फोन करना हूं, दोबारा से अगर मम्मी के ऊपर हाथ भी उठाए ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। चैट, क्या बोला तूने? अच्छा नहीं, ठीक। पापा, मैंने आपको वार्न किया ना, मम्मी पर हाथ मत उठाइएगा, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। पिछट, पिछट, गलती से भी ये गलती दोबारा मत करना। आप भी। हाँ
अब वो लड़का मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। खत्म करो उसे। कौन है वहाँ? अरे मैं फोन लेने आया हूँ अपना। अरे कोई है? सर, एक ऑटो ड्राइवर यहाँ टॉयलेट जाने के लिए रुका था। सर, ये एरिया कुछ लवर्स पॉइंट जैसा है। यहाँ कपल्स आते हैं प्राइवेसी के लिए। ये शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ सर, ये वर्षा शिंदे जी है, हमारे एरिया की सोशल वर्कर और जनजीवन पार्टी की मेंबर। जरा नीट बघा काहीतरी सापडेल, फॉरेंसिक को बुला लो। सर, चोरी का मामला हो सकता है। हो सकता है इन्हें किसी ने यहाँ अकेले आते हुए देखा हो और चोरी कर लियो। यहाँ नशेड़ी गंजेड़ी लोग बहुत आते हैं सर। सारे हिस्ट्री शूटर्स, चेन स्नेचर्स, सबकी सारी डिटेल्स बीट चौकी से मंगवाओ। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो दिख नहीं रहा है। दोनों तरफ सबसे पहले जो सीसीटीवी कैमरा नजर आए उसका सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और उसकी फैमिली को कांटेक्ट करके उनको शिनाख्त के लिए बुलवाओ। ओके सर। पंकज, उसके पार्टी ऑफिस से उसकी सारी डिटेल निकलवाओ और उसका सीडीआर भी निकलवाओ। यस सर। मैंने मार दिया उसे। नितिन जी, वी आर वेरी सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन अभी हमारी सबसे ज्यादा मदद आप ही कर सकते हैं। आपकी वाइफ का मर्डर हुआ है, किसी से उनको कोई खतरा था क्या या कोई दुश्मनी वगैरह? वर्षा का कोई दुश्मन नहीं था सर। एक्चुअली हमें कोई बच्चा नहीं है और वर्षा माँ नहीं बन सकती थी। वो गरीबों को और रास्ते के जानवरों को मदद करके खुश हो जाती थी। सब वो काम के लिए बहुत पैशनेट थी। रोज सुबह उठ के गरीब बच्चों के लिए और स्ट्रे एनिमल्स के लिए खाना बनाती थी। उसके बाद देवदत्त काले साहब के ऑफिस जाती थी, उनके पार्टी का सारा काम संभालती थी, शेड्यूल बनाती थी। नितिन जी, आपकी पत्नी कल रात घर नहीं आई, आपको चिंता नहीं हुई? साहब, वर्षा का पार्टी के काम से बहुत ट्रैवल होता था। कभी कभी तो एंड वक्त पे वो प्लान बनाती थी। वो डायरेक्ट पार्टी ऑफिस से लातूर, विदर्भ, कोल्हापुर कहीं भी निकल जाती थी जहाँ उसको जरूरत पड़ती थी और वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे फोन करती थी। उनकी लाश हमें लवर्स पॉइंट पे मिली। कहीं आपको ट्रैवलिंग का बहाना देकर वो किसी के साथ वहाँ? हाउ डेयर यू से दैट? आप मेरी वर्षा के बारे में ऐसी घिनौनी बात कैसे कर सकते? आप गुस्सा मत होइए, देखिए हमें हर संभावना को सोचना पड़ता है। चलता हूँ मैं। नम्रता, वर्षा सोशली एक्टिव थी, पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की थी। अच्छे लोगों के दुश्मन तो होते ही हैं। उसके ईमेल का एक्सेस ले लो नितिन से और उसके पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से, देखो कोई थ्रेट मेल आया है क्या। ओके सर। अरे मैं कहता हूँ रुक जाओ, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ 24 घंटे के पहले कंप्लेंट नहीं लेते। 24 घंटे में कुछ हो गया तो? क्या? अरे मैं कुछ वो भाई साहब, ध्यान किधर है तुम्हारा? सर मेरा बेटा कल रात से घर नहीं आया, एक बार बड़े साहब से मिलवा दीजिए। सर, मेरा नाम समता वर्मा है, ये मेरे पति हैं विपिन, ये मेरा बेटा है जय। कल रात से घर नहीं आया सर। कल इसका फोन गायब हो गया था। इसने मेरे नंबर से अपने फोन पे ट्राई किया लेकिन फोन नहीं लग रहा था, कई बार ट्राई किया। फिर अचानक रात में 11 बजे इसके फोन से मेरे फोन पे कॉल आया। हाँ हाँ, ये मेरा ही फोन है। अच्छा, मैं कल आ सकता हूँ क्या लेने? ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो फिर मैं अभी आ जाता हूँ। हाँ हाँ, मेरा फोन ना किसी ठेले वाले को मिला है जॉगर्स पार्क के पास में, तो मैं लेकर आता हूँ। लेकिन अभी इतनी रात में? अरे वो रात की ट्रेन से ही गाँव जा रहा है, तो आप टेंशन मत लो, मैं चाबी लेकर जाऊँगा, आप सो जाओ। ध्यान रखना और जल्दी आना। टेंशन मत लो, आप आराम कीजिए, मैं लेकर आता हूँ। ओके? मुझे लगता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है सर।
आप प्लीज पता लगाइए सर। सर प्लीज पता लगाइए वो कहाँ है। सर प्लीज पता लगा लीजिए कहाँ है वो। देखिए आप फिक्र मत कीजिए पंकज, ये फोटो और बाकी डिटेल सब जगह सर्कुलेट कर दो। हम उसको ढूंढना शुरू करते हैं और जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको तुरंत बताएंगे। प्लीज। मानव, तुम तो वर्षा जी के असिस्टेंट रहे हो ना? जी सर। पिछले दिनों उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई रंजिश? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, बट ये वर्षा मैम की डायरी है जिसमें उनके सारे अपॉइंटमेंट्स और पिछले हफ्ते वो किन किन लोगों से मिली और कुछ डिटेल्स हैं। पक्का कोई झगड़ा नहीं था ना? अरे नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप। वर्षा बहन तो हम सबकी बहुत चाहती थी। अरे वर्षा बहुत हेल्पफुल थी, लेकिन उसका पति एक नंबर का हलकट्टा, बहुत परेशान करता था उसे। परसों रात को ही उनकी लड़ाई हुई थी। वर्षा ने उसे घर से बाहर निकाला था। वर्षा, वर्षा, वर्षा मेरे को माफ कर दे वर्षा, मैं फिर ऐसा नहीं करेगा। वर्षा, वर्षा मेरे को माफ कर दे वर्षा, प्लीज मेरे को माफ कर दे। साहब उस दिन वर्षा मैडम का झगड़ा हुआ था बूढ़ी औरत के साथ यहाँ पे। मैंने ठीक से सुना नहीं, लेकिन वो औरत बहुत गुस्से में थी, कुछ पोते के बारे में बात कर रही थी। अपने पोते को मैं अभी चला कर आई हूँ, उसका ऑपरेशन बिगड़ गया है छोटे अस्पताल में। पर हमने 5 लाख पूरे दिए थे उसके इलाज के लिए, डॉक्टर से बात करके। हाँ 5 लाख दिए थे, लेकिन उसमें से 2.5 लाख ले गए हैं मुझसे। अम्मा, अम्मा, अम्मा सुनिए, अम्मा सुनिए। छोड़ दो, इधर आइए। गुड़िया के बारे में मुझे वर्षा ने कुछ नहीं बताया सर। वो उसकी ऑफिस की बातें मुझे नहीं बताती थी। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है सर। तो वर्षा जी के साथ आपका झगड़ा क्यों हुआ था, ये तो आप बता ही सकते हैं ना? साहब मेरा और वर्षा का रिश्ता ऐसा ही था, हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन फिर सुलह भी करते थे। उस दिन मैं थोड़ा ज्यादा पिया हुआ था तो वर्षा गुस्सा हो गई। लेकिन आपने तो कहा था कि वो घर पर आई नहीं थी। अब मैं शॉक में था साहब। वो दिन, टाइमिंग मुझे कुछ मालूम नहीं। ठीक है चलो। कल मेरे लोग आएंगे 2 बजे, उनको पैसा दे देना। अब वहां रखना सेफ नहीं है। ठीक है, 25% मेरा रख के बाकी का दे देता हूं। क्या? पैसा रखने का पैसा देता आ रहा हूं तुझे। 1 लाख रुपए महीना, वो तो रेंट है। 25% मेरे मुंह बंद रखने का। 25% नहीं, 25 टुकड़े करूंगा तेरे। सर मैंने लवर्स पॉइंट जाके जय के बारे में कुछ दुकानदार और ठेले वालों से बातचीत की। सर वो हर शाम को वहां जॉगिंग करने के लिए जाता था, लेकिन सर किसी के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था उसका। मुझे तो लगता है वो किसी लड़की के साथ भाग गया होगा। ऐसा है तो उसका बैंक स्टेटमेंट निकालो, आदमी कहीं भी जाएगा पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। राइट सर। हाँ पंकज, सर हमने वर्षा का शेड्यूल और उसकी डायरी चेक की, लेकिन हमें कुछ ऑफ नहीं लगा। लेकिन सर वर्षा का पति हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मर्डर वाले दिन उसका वर्षा के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और ये बात उसने हमसे छुपाई थी। और एक बूढ़ी औरत ने भी वर्षा पर अटैक किया था। सर और एक और बात, जनजीवन पार्टी में एक सीनियर लीडर है असलम, वो भी वर्षा को कुछ खास पसंद नहीं करता था सर। उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग ही रहा था कि वर्षा के जाते उसको प्रमोशन मिल गया। सीसीटीवी चेक करो, देखो वर्षा कब घर आई, कब उस बूढ़ी औरत ने उस पर अटैक किया और घर से वो वापस कब निकली। यस सर। सर वर्षा की पीएम रिपोर्ट आई है। डेथ 3 अगस्त को रात 11:30 से 1:30 बजे के बीच में हुई। सर धारदार चाकू से 2 स्टैब वुंड। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस। सर एक अजीब बात है, फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन पे 2 अलग-अलग ब्लड सैंपल मिले हैं। किलर का होगा। अपने डेटाबेस में सारे हिस्ट्री शीटर्स के साथ में मैच करवा लो। सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये किलर का नहीं, किसी और विक्टिम का हो सकता है।
पंकज, क्राइम सीन को दोबारा अच्छे से चेक करो। अगर ये दूसरा खून किसी विक्टिम का है तो उसको ढूंढ निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्विक। एक मजे की बात बताऊं, कल मैं और समता पुलिस स्टेशन गए थे जय की रिपोर्ट लिखाने। पुलिस वाले के सामने बार बार गिड़गिड़ा रही थी समता, मेरे बेटे को ढूंढो, मेरे बेटे को ढूंढो। एक भी बार उसने ये नहीं बोला कि हमारे बेटे को ढूंढो। फिर से ये सब लेकर बैठ गया। तेरा बेटा घर से लापता है, तुझे उसकी फिक्र होनी चाहिए। कभी सोचा है समता भाभी कितनी परेशान हो रही हो? कैसी फिक्र? मेरा बेटा होता तो फिक्र होती। अम्मा, आपने वर्षा मैडम को मारा था ना? हाँ, मैंने मारा था। इसके पति को भी मारना चाहिए। पर अम्मा, हुआ क्या था? इसने मेरे पोते के इलाज के लिए 5 लाख रुपया वो नेता से दिलवाए और फोटो भी खींचा। फिर उसका पति आकर मुझसे 2.5 लाख लेकर चला गया और मेरा पोता मर गया। सर, हमने उस बूढ़ी औरत की डिटेल्स निकाली। वर्षा से लड़कर वो अपने घर चली गई थी, लेकिन जिस दिन वर्षा का मर्डर हुआ उस दिन वो अपने घर नहीं आई। उनका कहना है कि वो शमशान के बाहर बैठी थी, लेकिन अब तक कुछ कंफर्म नहीं है। इस बूढ़ी औरत पे नजर रखो। सर, एक और बात, ये वर्षा चैरिटी तो करती थी, लेकिन लोगों से 50% कट लेती थी। अच्छा सर सबके सीडीआर रिपोर्ट्स। सॉरी सर, सिस्टम डाउन होने की वजह से लेट हो गया। कुछ मिला? सर, वर्षा की सबसे ज्यादा बात उसके असिस्टेंट मानव से होती थी, उसके बाद देवदत्त तकाड़े और बाकी सब कॉल उसके पार्टी के वर्कर के साथ होती। और सर, उसका हस्बैंड नितिन, लेकिन सर मर्डर के दिन वो घर पे ही था। सर, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली, वर्षा को 2 अगस्त दिन में जय वर्मा के नंबर से फोन आया था। सर, बात सिर्फ 10 सेकेंड तक चली और मर्डर के दिन दोनों का लास्ट लोकेशन वही था, अपना लवर्स पॉइंट। सर, कहीं जय ने तो वर्षा को नहीं मारा, मारकर भाग गया हो सकता है वर्षा ने जैसे भी कट लिया हो या लेना चाहती थी। सबसे पहले तो वर्षा की बॉडी के पास जो दूसरा ब्लड सैंपल हमें मिला, वेरीफाई करो वो जय का है या नहीं, और जय और वर्षा का कोई कनेक्शन है क्या ये पता करो। उसके घर जाओ, उसके माँ बाप से बात करो, उनका ब्लड सैंपल लो, वो पूरे घर की और खास करके जय के कमरे की अच्छे से तलाशी लो। यस सर। ये लैपटॉप मिला है। सर, मेरे जय के बारे में कुछ पता चला? ये लैपटॉप कॉन्फिस्केट कर लो। नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला। और हाँ, मुझे आपके ब्लड और डीएनए सैंपल्स लेने होंगे। नहीं, मैं अपना ब्लड सैंपल नहीं दूंगा। और क्यों चाहिए आपको? किस लिए चाहिए आपको मेरा ब्लड का सैंपल? जब वो मेरी औलाद ही नहीं है तो मैं अपना खून क्यों दूंगा? विपिन, तो इस टाइम भी ये सब बकवास कर रहा है? आप कौन? मैं विपिन का दोस्त हूँ, आई मीन फैमिली फ्रेंड। ये सब क्या पागलपन लगा रखा है यार? क्योंकि इनको मेरे जय की फिक्र ही नहीं है। हाँ, मेरे 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 सुना 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 तूने? फिर से इसने कहा मेरे जय की, मेरे जय की। ये सच क्यों नहीं बताती कि किसकी नाजायज औलाद है वो? कहाँ मुंह काला किया था तूने? जवाब दे, जवाब चाहिए मुझे। जवाब चाहिए तो सुनो, जय प्रीमैच्योर बेबी है, 7वें महीने में डिलीवर हुआ था वो। उस वक्त तुम शिप पे थे और तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, वरना पीछे हटो, समझ गए? देखो, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, ब्लड सैंपल तो आपको देने ही होंगे। ये बात नितिन, मुझे चुपचाप यहां से पैसा ले जाने दे। 10 लाख दे दूंगा तुझे। अंदर कम से कम 100 करोड़ होंगे और मैं 10 लाख में खुशी मनाऊं? मेरे आदमी तुझे गाड़ देंगे। अच्छा, पहले बीवी और अब पति। तुम्हें क्या लगता है पुलिस इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देगी? मेरे साथ साथ वर्षा का मर्डर भी तुम्हारे सर चढ़ जाएगा।
विपिन जय को अपना बेटा ही नहीं मानता था। हाँ सर, और आज उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। कहीं जय के गायब होने में इस विपिन का हाथ तो नहीं है? मुझे इस विपिन की पूरी कुंडली चाहिए। सर प्लीज टीवी ऑन करिए। वर्षा शिंदे, जो कि जनजीवन पार्टी की उभरी हुई युवा नेता थी, का कुछ दिन पहले ही मर्डर हो गया था और आज उनके घर पर हुई रेड में लगभग 100 करोड़ रुपए बरामद हुए। वर्षा शिंदे जनजीवन पार्टी के महाराष्ट्र हेड देवदत्त काले की बहुत ही करीबी मानी जाती थी। इस रेड में देवदत्त काले और उनकी पार्टी पर कई सवाल खड़े हुए हैं। आईटी डिपार्टमेंट पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से आजकल किसी की अच्छाई पे भरोसा नहीं कर सकते। ये 100 करोड़ रुपया कमाने के लिए वर्षा ने इतने दुश्मन बनाए होंगे, उनमें से किसी ने टिप दी है। क्या आपको लगता है इन्हीं में से किसी ने टिप दी होगी? 100%। सर 1 मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। सर, जय की डेड बॉडी मिली है। स्टैप किया गया, बाकी कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, पर ये बॉडी गलना स्टार्ट हो चुकी है, 2-3 दिन पुरानी लगती है। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जय और वर्षा का मर्डर एक साथ किया गया और जय की बॉडी को गोनी में डाल के यहाँ लाके डंप किया गया। अब तक हम लोग वर्षा के किलर को ढूंढ रहे थे। मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। शायद जय मेन टारगेट था और वर्षा कोलैटरल डैमेज। जय की पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालो, हमें परतें कुरेदनी होंगी, शायद रास्ता वहीं से मिलेगा। वर्षा शिंदे और उसके प्रेमी जय वर्मा की हत्या कर दी गई। आखिर क्या है इस प्रेम की गुत्थी? जानने के लिए बने रहिए डेली न्यूज के साथ। बंटी, मना किया था ना तुझे, क्यों मारा तूने उसे? मैंने किसी को नहीं मारा। तू अपने हाथ में रख, छोड़, नहीं तो तुझे काट दूंगा। हाँ पंकज, क्या मिला? सर, हमारे स्टेशन के मेल आईडी पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई है। काले भाई, पार्टी हाई कमान कहीं उस वर्षा को टिकट ना दे दे। इस बार टिकट मुझे मिलना चाहिए। तू अपने लोगों के लिए कुछ कर ना, एक स्कूल या बच्चों की पढ़ाई का कुछ कर। यही बेस्ट फॉर्मूला है वर्षा की काळजी करो करे। उसको तो वैसे भी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे काले भाई, कुछ लोगों का अनपढ़ रहना ही बेहतर होता है, उन्हें भड़काने में आसानी होती है। हमें कुछ और करना पड़ेगा। ये किसने भेजा है? नाम पता सब निकाला है सर मैंने। सर, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो देखिए। सर, ये लवर्स पॉइंट जाने वाले रास्ते का सीसीटीवी फुटेज है। सर, ये बाइक वाला वर्षा जी को लेकर लवर्स पॉइंट की तरफ जा रहा है। सर, इस वीडियो में वर्षा जी का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने स्कार्फ पहना है, लेकिन वर्षा जी के साड़ी के प्रिंट से मैंने मैच किया ये सीसीटीवी फुटेज। सर, ये वर्षा जी है, मैंने कंफर्म किया। ये बाइक वाला लवर्स पॉइंट की तरफ गया, 4 मिनट बाद अकेला वापस रास्ते पे दिखाई दिया। फिर फुटेज में आगे 7 मिनट बाद ये अकेला वापस लवर्स पॉइंट की तरफ गया और बाद में दिखाई नहीं दिया। ये बाइक किसकी? सर, ये समीर मिश्रा के नाम पे रजिस्टर्ड है, मानव मिश्रा का कजिन। और सर, उसी ने हमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। तो आप तीनों ने मिलके वर्षा का मर्डर किया और जय वहां पहले से था, उसको क्यों मारा? येड़ा जालस की गया। हम लोग पॉलिटिशियंस हैं, क्रिमिनल्स नहीं। आजकल फर्क पता कहां चलता है? क्यों नितिन? ऐसा मैंने क्या किया है? मैंने तो वो किया जो वर्षा ने मुझे बताया। मैं तो इन लोग को जानता भी नहीं। असलम को पैसे के बारे में मालूम था, असलम ने टिप दिया, बाद में रेड पड़ी, है ना? गद्दार! चुप कर काले, मुझे पता चल गया था कि तू मेरे को टिकट नहीं देगा। अरे टिकट पाने के लिए पहले काम तो कर। और इतना पैसा जो तेरे खिलाया, काम भी करूं, पैसा भी खिलाऊं, क्या क्या करूं? तो ऐसा नहीं, क्या पैसा देके उसके फायदे भी तूने बहुत लिए हैं।
छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेरी वजह से मेहनत कर रहा। मानव को अरेस्ट कर लिया है। यांना पण घेऊन चला, लंबी चार्जशीट बनेगी। शहर छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहा था ये। अरे भागेगा तो तब जब भागने देंगे। देखिए सर, मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे पता था लेकिन कि मैं एक दिन पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है ना पॉलिटिकल सपोर्ट। ये पॉलिटिकल पार्टी में काम करके विक्टिम कार्ड खेलना सीख गया तू। दाखव त्याला। वर्षा के साथ तू ही है ना? आता भाषणाला सुरुवात कर भावी आमदार। लेकिन एक शर्त है, सिर्फ सच बोलना है। चल। मैं प्यार करता था वर्षा मैम से। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ सपोर्ट के लिए ज्वाइन की थी। मैम की सोशल मीडिया इमेज की वजह से पार्टी को फायदा हो रहा था, और मैम को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का। और मैम को पति मिला वो नितिन जैसा, जो वो हर काम करता था जो मैम को पसंद नहीं था। और बॉस मिला वो देवदत्त काले जैसा। उस दिन बूढ़ी अम्मा ने जब मैम को सच बताया तब मैम टूट गई थी। तुम लोगों से पैसे वापस लेते हो नितिन? हाउ कुड यू? आवाज नीचे कर। और ये मैंने जो किया है ना, वो तेरा बॉस है ना, वो देवदत्त काले, उसके कहने पे किया है। हाँ वर्षा बोल। क्या ये सच है? क्या आप चैरिटी का दिया 50% पैसा अपने पास रखते हो? चैरिटी से पार्टी नहीं चलती, पैसा चाहिए। उस दिन मैम ने मुझे कॉल करके पिक करने के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे किसी होटल पे ड्रॉप करने के लिए कहा था। जब हम बैक रोड से जा रहे थे तो मैम ने मुझे एकदम गाड़ी रोकने के लिए कहा। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें लो बीपी था, और उन्होंने सडनली उल्टियाँ स्टार्ट कर दी। मानव, मुझे और उल्टी आने वाली है, तो प्लीज जाकर मेरी दवाई लेके आओ। लेकिन मैम मैं आपको यहाँ अकेले कैसे छोड़ के जाऊँ? मैं यहाँ वेट कर लूंगी, तो प्लीज जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुझे मैम की बीमारी के बारे में पता था, इसलिए मैं तभी मेडिसिन और बॉटल लेने चला गया। मैं जब मेडिसिन लेके लौटा तब मैम वहाँ पे नहीं थी। फिर मैं मैम को वो असलम या देवदत्त काले या फिर उनके पति वो नितिन नहीं मारा है। नम्रता, जय की फोटो देखो उसको। ये लड़का जय जब वर्षा को मारा गया उसी वक्त से ये भी मिसिंग था, और जहां वर्षा को मारा गया ठीक उसी जगह पर इसको भी मारा गया। और 2 तारीख को दिन में इसने वर्षा को कॉल किया था। जय और वर्षा को 3 अगस्त की रात 11:30 से 1:30 के बीच में मार दिया गया। जय के घर वालों का कहना है कि जय उसका फोन लेने वहां गया था। तुमने 10 मिनट के लिए वर्षा को अकेला छोड़ दिया और किसी ने उन दोनों को मार दिया। लेकिन सर वहाँ पे ये लड़का जय क्या कोई भी नहीं था? जय और वर्षा एक दूसरे को कैसे जानते थे? उस दिन ऑफिस में मैम से मिलने आया था। उसे अपने घर से दूर किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। घर से दूर? क्यों? सर, मैंने जय का लैपटॉप कॉन्फिस्केट किया था। अमन को उसमें जय की एक ऑनलाइन जर्नल मिली। सर, जय अपने बाप से नफरत करता था, और जय का अपनी बहन की गर्लफ्रेंड के साथ भी पंगा था। बहन की गर्लफ्रेंड के साथ पंगा म्हणजे काय? सर, एक्चुअली जय की बहन लेस्बियन है। जय उसी जगह गया था जहाँ वर्षा गई थी। हो सकता है कि उसने वर्षा को देखा हो और वो उससे मिलने चला गया। तो शायद हम ये मान के चल सकते हैं कि वर्षा के कातिल ने ही जय को भी मार डाला। सर, पर वो सिर्फ जय की बॉडी क्यों लेके गया? शायद वो जय की बॉडी पहले डंप करने ले गया हो, वहां मानव आ गया और कातिल डर के भाग गया। जय की फैमिली का सीडीआर। मर्डर के दिन उसके फैमिली का कोई भी आदमी उस लोकेशन के आजू बाजू भी नहीं था। ये जय की बड़ी बहन निया और उसकी गर्लफ्रेंड, दोनों को बुलाओ। सर, ये मैडम जेनी, अमन ने इसकी ऑनलाइन फ्रॉड की सारी हिस्ट्री निकाली है। हमने जय भैया को नहीं मारा। उस दिन तो हम दोनों डॉक्टर के पास गए थे, और चैनी को ये सब फ्रॉड करना पड़ा जय भैया की वजह से, ताकि वो सेक्स चेंज ऑपरेशन करा सके। वेल, आई हेट कैपिटलिज्म।
और वैसे भी मैंने कुछ अमीर बुड्ढों को ही लूटा है वीडियो कॉल के जरिए, एंड आई डोंट इवन रिग्रेट अबाउट इट। जेल में रिग्रेट करना बहुत टाइम मिलेगा। निया, ये जेनी तुम्हें चीट कर रही है और 2 लड़कियों को भी डेट कर रही है। ये तुम्हारा भाई सही था। उस विपिन वर्मा ने तुझे उसके बेटे को मारने की सुपारी दी थी ना? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ए झूठ मत बोल, फोन रिकॉर्ड, इस गली का सीसीटीवी फुटेज सब है हमारे पास। बड़े, ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसको गाड़ी में डाल दो। सर, नहीं बता दो, बोलता हूँ साहब, उस दिन उन्होंने सिर्फ अपने बेटे की नहीं, अपने बीवी को भी मारने की सुपारी दी थी। इन दोनों को मारना है। और साहब, अगले दिन उन्होंने वो सुपारी भी कैंसिल करवा दी थी। तो तूने जय को नहीं मारा? नहीं साहब, कैंसिल सुपारी के लिए मैं बोला किसी को क्यों मारूंगा। विपिन जी अपने ही बेटे की सुपारी दी। एक नहीं 2 बार बंटी ने सब उगल दिया है, आपने ही जय को मारा। और उसी वक्त वर्षा वहां आ गई तो वर्षा को भी मार दिया। पता नहीं, मेरे को गुस्सा था उसके ऊपर, वो मेरा खून नहीं था इसलिए। जय आप ही का बेटा था। आप दोनों के डीएनए प्रोफाइल जय के साथ परफेक्टली मैच होते हैं। अपने बेटे का खून कर दिया मैंने अपने बेटे को मार दिया क्या? इनका मेडिकल करवाओ, हो सकता है ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ले जाओ। मैंने अपने बेटे को मारा। सर, जय का सिम ऑन हुआ है। सर, कहाँ मिला ये सिम? वो मालती नगर के कचरे के इसमें मिला साहब। वो जगह दिखा हमें, तू गाड़ी में बैठ। ये सिम कार्ड मालती नगर में मिला था ना? जी सर। लवर्स पॉइंट के एरिया से इस सिम कार्ड का यूज करके जय को बैकरोड पे बुलाया गया और उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को मर्डर आइलैंड के जंगल में डंप किया गया। यस सर। बॉडी अपने आप तो गई नहीं होगी, ट्रक, टेम्पो, ठेला, रिक्शा, गाड़ी, कोई ना कोई व्हीकल तो यूज हुआ होगा। राइट सर। लवर्स पॉइंट के एरिया से मर्डर आइलैंड के जंगल के बीच जितने भी कनेक्टिंग रोड्स हैं सबका सीसीटीवी फुटेज चेक करो और उसको टाइम ऑफ डेथ से मैच करके देखो। कोई ना कोई गाड़ी तो ऐसी दिखेगी। सर, लवर्स पॉइंट जाने वाले रास्ते का सीसीटीवी फुटेज 3 कार्स कॉमन मिली है, लेकिन ये कार हमारे किलर की है। 3 अगस्त की रात को तुमने जय को कॉल किया था उसी के नंबर से, फिर गाड़ी में बैठ के घूम के बैक रोड पे पहुंचे 3 सिग्नल क्रॉस करके, ताकि सीसीटीवी में तुम कहीं नजर ना हो। बताओ क्यों मारा जय को? मुझे उसके बाप विपिन से नफरत थी। मेरा सीनियर था शिप पे। मैं, समता, विपिन तीनों कॉलेज में दोस्त थे। मैं समता को पहले से ही पसंद करता था, लेकिन विपिन ने मुझसे पहले ही उसके घर पे रिश्ता भेज दिया और उसकी शादी हो गई, जबकि वो उसे बहुत मारता था। लेकिन उसने विपिन को नहीं छोड़ा, लेकिन मेरी बीवी ने सिर्फ शिप की जॉब की वजह से मुझे छोड़ दिया। इसीलिए मैंने भी शिप की जॉब छोड़ दी। पर तभी एक अच्छी चीज हो गई, विपिन को स्किज़ोफ्रेनिया डिटेक्ट हुआ और ये बात सिर्फ मुझे ही पता थी। मैंने उसकी दिमागी हालत का इस्तेमाल उसे भड़काने में की। जय तुझ पे बिल्कुल भी नहीं गया, उसकी एक भी हरकत तुझसे नहीं मिलती। मैंने ही उसे कहा था जय को मारने के लिए, ताकि जय मर जाएगा, वो पकड़ा जाएगा और समता मेरी हो जाएगी। लेकिन उस गधे ने जय और समता दोनों की सुपारी दी। फिर मुझे वो सुपारी कैंसिल करवानी, तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जय को मारने का फैसला कर लिया। इसीलिए मैंने उस दिन जॉगिंग पे जाने से पहले जय के
घर जाकर उसका फोन चुरा लिया। फिर मैंने उसी के नंबर से उसके कॉल किया और भैया हमको फोन मिला है, आप ही का है ना? हाँ हाँ, ये मेरा ही फोन है। हाँ तो भैया ले जाइए ना यहाँ से, जॉगर्स पार्क से। ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। ठीक है भैया। कौन है वहाँ? अरे कोई है? वर्षा को क्यों? वर्षा ने जय की बॉडी देख ली थी। और वो शायद पुलिस को कॉल करने वाली थी, इसीलिए वर्षा को मारना पड़ा। जय की बॉडी क्यों ले गए? वर्षा की बॉडी वहां क्यों छोड़ दी? वर्षा की बॉडी पुलिस को मिलती तो पुलिस उसका मर्डर इन्वेस्टिगेशन करती, और मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए मैं रडार में भी नहीं आता। इतना दिमाग चला के कुछ फायदा हुआ? तुम्हारी जलन की वजह से कितने लोगों की जिंदगी खराब हो गई। लेके जाओ उसको। सब तैयारियां हो चुकी हैं, चलो शुरू करते हैं। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। रोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, आ गई है। तुमने देखा? हाँ सर, रिपोर्ट्स में ब्रेन ट्यूमर आया है। ऑपरेशन लेट करो। लेकिन सर, मैं कैसे कर सकता हूँ सर? एमएस किया है ना, तो कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। सब पल्स गिर रहा है सर। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। सर, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल को बुलाती हूँ। हाँ, जल्दी बुला के ले आओ। डॉक्टर प्रफुल्ल! डॉक्टर प्रफुल्ल! प्रफुल्ल, अचानक क्या हुआ? पहले बड़े साहब निकल गए, उसके बाद सिस्टर निकल गई, फिर आप। क्या हुआ, क्या है? बच्चे बच नहीं पाए। क्या? इतना छोटा सा ऑपरेशन था, मर कैसे सकती हो? डॉक्टर, तुझको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा उससे। अबे पागल है क्या? देख नहीं रहा किसका घर है? अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे। बुड्ढे की पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हैं? घुस के खींच लाते ना उसको। देख, तुझे जाना है तो जा, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। अरे यार, पैसे कैसे मिलेंगे? चल, बाद में आते हैं। अरे रुक विजय, बाहर आ, नहीं तो दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाएंगे। दरवाजे को या मेरे पति को हाथ भी लगाया ना तो काट के रख दूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? शास्त्री जी, आपके दामाद विजय ने हम लोगों से लाखों रुपए लिए और अब वापस नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं दे रहा है वो। और शांति रखिए, मैं विजय को लेके आता हूं, लेकिन तब तक आप सब लोग शांति से खड़े रहेंगे, कोई हंगामा नहीं। माँ जी, प्लीज बाबूजी को समझाइए ना, इस बार पैसे दे दे, मैं जल्दी
केशव शास्त्री बोल रहा हूं। आप यहां हमारे घर आ जाइए तुरंत। बाबूजी, बाबूजी मैं आपका दामाद हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग मुझे मार देंगे। आपकी बेटी भी। सुन, तेरा दामाद होने के नाते तुझे एक शरीफ और जिम्मेदार इंसान होना चाहिए था, और तू एक नंबर का धूर्त और धोखेबाज आदमी है, जिसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए। ले जाइए इसे। मैं चाहता हूं कि आप सभी को न्याय मिले, और जिस किसी को भी मेरे दामाद विजय से प्रॉब्लम है वो बिना कानून अपने हाथ में लिए पुलिस की मदद ले ले, वरना वो भी मेरी नजर में उतना ही गुनहगार होगा जितना कि विजय। बाबूजी, बाबूजी आपने ये सही नहीं किया। विद्या, अपने बाबूजी से ऐसे बात करते हैं? विद्या, सही क्या है गलत क्या है तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। और बाबूजी ने वही किया जो एक शरीफ इंसान को करना चाहिए। मक्खन लगाना बंद करो, अगली बारी तुम दोनों की। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों मेरे दवाखाने में क्या करने जाते हो? सारे पेपर्स मैंने ऑडिट के लिए भेज दिए हैं। ऑडिट का रिपोर्ट आएगा तो तुम दोनों को भी भेज दूंगा जेल में हवा खाने के लिए। सर मैंने ही आपको कॉल किया था, प्लीज। डॉक्टर सेठ, आपने कहा था कि एक पेशेंट की डेथ हुई है। हाँ सर, पेशेंट की बॉडी तक उठा कर ले गए और रिलेटिव्स के सर पर तो खून सवार था। मैं बहुत डर गया था, इसीलिए फिर आप लोगों को फोन किया। ऑपरेशन आप ही कर रहे थे? नहीं, मतलब लेकिन यहाँ सर्जन तो डॉक्टर प्रफुल्ल है ना? मेन सर्जन तो डॉक्टर प्रफुल्ल ही हैं। 10 साल से मैं यहाँ नर्स का काम कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले उन्हें ऑपरेशन छोड़ के इस तरह से जाते हुए कभी नहीं देखा मैंने। तो आज क्या हुआ था? रिपोर्ट सुनते ही वो ऑपरेशन डॉक्टर सेठ के हाथ में सौंप कर निकल गए और डॉक्टर सेठ नर्वस हो। वो पेशेंट जिसकी रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर प्रफुल्ल पूछ रहे थे, वो कौन है? उनका नाम रोहित मल्होत्रा है। डॉक्टर प्रफुल्ल ने मुझे उनका ब्लड टेस्ट करवाने के लिए दिया था। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में उन्हें ब्रेन ट्यूमर निकला। इसे सुनते ही डॉक्टर प्रफुल्ल अचानक से यहाँ से निकल गए। रोहित मल्होत्रा डॉक्टर प्रफुल्ल का कोई खास है? पता नहीं सर। डॉक्टर प्रफुल्ल एक रैंडम आदमी रोहित मल्होत्रा, उसकी रिपोर्ट्स के बारे में जानने के बाद एक 5 साल की बच्ची को चलते हुए ऑपरेशन के बीच छोड़कर चले गए। पता करो ये रोहित मल्होत्रा कौन है। रहीमी, डॉक्टर प्रफुल्ल के कॉल डिटेल्स निकालो और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करो, और ये आदमी जो डॉक्टर प्रफुल्ल के पीछे भागा है पता करो कौन है। ओके सर। सर, डॉक्टर प्रफुल्ल के लैंडलाइन फोन के लास्ट डायल नंबर के मुताबिक उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनल शाह से कांटेक्ट किया। जब हमने मीनल शाह से बात करने की कोशिश की, उन्होंने पेशेंट के बीच की कॉन्फिडेंशियलिटी का हवाला देकर हमसे बात करने से मना कर दी। रोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट्स मिली? हॉस्पिटल के सारे कंप्यूटर्स चेक करो, पेशेंट रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं जरूर कुछ मिलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऑपरेशन छोड़ के बीच में वो कभी नहीं गए। वो कल रात से गायब है। आपने उन्हें एक भी बार कॉल नहीं किया या उन्होंने भी आपको कांटेक्ट नहीं किया? क्योंकि ये नॉर्मल है सर। पिछले 2-3 महीने से वो काफी बिजी चल रहे थे और कई बार तो 2-3 दिन तक वो घर भी नहीं आते थे। हमारी तो फोन पर भी बात नहीं होती थी। डॉक्टर प्रफुल्ल किसी प्रॉब्लम में थे? कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, आप उनके किसी पेशेंट रोहित मल्होत्रा के बारे में कुछ जानती हैं? रोहित? नहीं सर। हेलो सर। ये सब धरना कर रहे हैं। जब तक आप लोग डॉक्टर प्रफुल्ल को गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक हम लोग ना यहाँ से जाएंगे और ना पिंकी का अंतिम संस्कार करेंगे। तो जैसे ही हमें मिल जाते हैं हम उनके खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस चलाएंगे। लेकिन गलती पिंकी के मामा मंगू की भी है। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने का इल्जाम है उस पर।
और अगर गलती से उसने डॉक्टर प्रफुल्ल के साथ कुछ उल्टा सीधा किया ना, बहुत बुरा फंसेगा। इसलिए आप हमें बता दीजिए कि मंगू कहाँ है। मुझे नहीं पता। हम उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएंगे, जिससे कि डॉक्टर प्रफुल्ल के खिलाफ केस और स्ट्रांग हो जाए। पिंकी को न्याय ऐसे मिलेगा, इस तरह धरना देने से नहीं। गांव वालों पे नजर रखो। परेश। जी शास्त्री जी। मैं घर जा रहा हूं, तू भी सब निपट के जल्दी घर जाना। कल सुबह की ट्रेन है, मेरी याद है ना? जी शास्त्री जी। हाँ, एक मिनट अभी लेता हूँ। नमस्ते। जी देखिए ना, केबल लगवा लिया, दुकानदारी बढ़ गई, लोग आने शुरू हो गए। बढ़िया है, बस इसी तरह तरक्की करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अरे चमन, शास्त्री जी को मक्खन लगानी बहुत आदत है तुझे? गिफ्ट लेने का ज्यादा शौक है क्या तुझे? क्या परेश भाई, चलिए ना आपको एक स्पेशल चाय पिलाता हूँ। स्पेशल चाय पिलाता हूँ, खुद भी ले। क्या परेश भाई आप भी। अब संभालो। अब ऑडिट होगा तो क्या करेंगे हम? ऑडिट होगा तो जेल में जाएंगे। और ये कैसी बात बोल रहे हो तुम? कुछ बोलोगे तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। तू टेंशन मत ले, सब संभाल लिया मैंने। कल अपनी जिंदगी बदलने वाली है। सच्ची? बाबूजी, आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें पता है ना, इस रूम में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। बाबूजी, आप प्लीज विजय को छुड़वा लीजिए, प्लीज। चलो चलो यहाँ से बाबूजी, बाहर चलो। बाबूजी मेरी बात तो बाहर सुनिए। जाओ। बाबूजी प्लीज मैंने मेरी बोला बात बाहर सुनिए। जाओ। हेलो सर, एक कटा हुआ हाथ मिला यहाँ। क्या? कहाँ? फॉरेंसिक को बुलाओ। जी सर। कट को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाथ को किसी घरेलू हथियार से काटा गया है। सब नाखून उखाड़े गए, मतलब टॉर्चर। लगता नहीं है यहां कोई सीसीटीवी मिलेगा। इन लोगों से पूछताछ करो, देखो कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है क्या। कब देखा ये? बहुत सारे चील कौवे उड़ रहे थे और आके देखा तो हमने पुलिस को फोन लगाया। तुम लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो बहुत अजीब हो? नहीं सर। किसी को आते जाते कुछ फेंकते हुए? नहीं सर। आसपास के सारे पुलिस स्टेशंस और हॉस्पिटल्स में पता करो कि किसी की कोई मिसिंग रिपोर्ट है क्या, या किसी ऐसे आदमी की इंफॉर्मेशन जिसका हाथ कटा हो या फिर हाथ इंजर्ड। डॉक्टर प्रफुल्ल की कोई लीड? नहीं सर, डॉक्टर प्रफुल्ल ने अपनी वाइफ से कांटेक्ट किया ना किसी जानने वाले से, उनका नंबर भी ट्रेसेबल नहीं आ रहा। और मगनू? सर उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया सर। हो सकता है मंगू ही डॉक्टर को उठा ले गया हो। किडनैप? लेकिन अभी तक कोई रैंसम कॉल आया नहीं। वाघेला सर, हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन से कोई लीड मिली? यस सर, 2 बातें निकल के सामने आई सर।
डेटा निकाला इसका? सर फोन में 256 बिट इंक्रिप्शन है, लेकिन हम क्रैक कर लेंगे। सर एक बात और, रोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट्स की हार्ड कॉपी तो नहीं मिली, लेकिन लैब के कंप्यूटर से कुछ हाथ लगा है। इसकी मुझे हार्ड कॉपी मिल सकती है? जी सर। सर रोहित मल्होत्रा के ब्लड टेस्ट की पेमेंट खुद डॉक्टर प्रफुल्ल ने की थी, वो भी अपने डेबिट कार्ड से। और सर रिपोर्ट्स में रोहित मल्होत्रा की पर्सनल डिटेल्स, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर सारे फेक हैं। पेशेंट का नाम छुपाने के लिए इतनी मेहनत? सर हो सकता है रोहित डॉक्टर प्रफुल्ल का कोई करीबी हो, इसलिए उसकी रिपोर्ट के बारे में सुन के वो घबरा गया था। तो सर डॉक्टर प्रफुल्ल के मोबाइल में उसका नंबर सेव होना चाहिए। हो सकता है इस मोबाइल में सेव हो। लेकिन डॉक्टर प्रफुल्ल ने अभी तक अपनी वाइफ, दोस्तों या रिश्तेदारों को कांटेक्ट नहीं किया है, और उसकी वाइफ कह रही थी कि इससे पहले वो कभी भी ओटी से ऑपरेशन छोड़ के गए नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। रोहित मल्होत्रा की एज 46 साल, डॉक्टर प्रफुल्ल की एज भी 46 साल, दोनों का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव, और ये डॉक्टर प्रफुल्ल के मोबाइल के लास्ट 3 डिजिट्स 436, रोहित मल्होत्रा के मोबाइल के आखिरी 3 डिजिट 643। इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। डॉक्टर प्रफुल्ल और रोहित मल्होत्रा का DNA मैच करके देखो, अगर मैच नहीं होता है तो फिर रोहित मल्होत्रा को ढूंढना पड़ेगा। मैच हुआ तो डॉक्टर प्रफुल्ल ही रोहित मल्होत्रा है, और उसे ब्रेन ट्यूमर है। आपको पता है कि आपके पति को ब्रेन ट्यूमर है? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कैसे पता? डॉक्टर प्रफुल्ल ने रोहित मल्होत्रा के फेक नाम से एक ब्लड सैंपल टेस्ट करवाने के लिए दिया था। वो ब्लड सैंपल डॉक्टर प्रफुल्ल के ब्लड से मैच होता है, और इस टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोहित मल्होत्रा यानी कि डॉक्टर प्रफुल्ल को ब्रेन ट्यूमर है। बीमारी तक मुझसे छुपाने लगे। पहले ऐसे नहीं थे, सब बताते थे मुझे, बहुत प्यार करते थे। पता नहीं क्या हो गया, क्यों? आप प्लीज उन्हें ढूंढिए, प्लीज। आप चाहे ना माने, पर वो बुरे इंसान नहीं है। आप प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए, प्लीज प्लीज। सर कटे हुए हाथ के फिंगरप्रिंट्स पुलिस डेटाबेस से मैच किए जा रहे हैं। हो सकता है हमारे रिकॉर्ड में से किसी के साथ इसका मैच हो जाए। और सर फॉरेंसिक की रिपोर्ट के मुताबिक हाथ कटने वाले आदमी की उम्र लगभग 60 साल की थी, और जब उसका हाथ काटा गया तो वो जिंदा था। पर सर डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल से भी किसी 60 साल के आदमी के गायब होने या हाथ कटे हुए इंजर्ड आदमी के बारे में नहीं पता चला है। लेकिन कटे हुए हाथ पे जो अंगूठी मिली है उस पे एक ज्वेलर का मार्क है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से ज्वेलर का है। परेश भैया, ये सब दवाखाना कैसे हो गया? तू निकल यहां से। मैंने तुझसे कहा ना, निकल यहां से। चल निकल यहां से। कैश कितना था लॉकर में? पता नहीं, बाबूजी कभी किसी को बताते नहीं थे, काफी सीक्रेटिव थे बाबूजी। लॉकर की चाबी वैद्य के अलावा और किसके पास थी? हम में से तो किसी के पास नहीं थी, सिर्फ पापा के पास थी। उन्होंने परेश को दी हो तो पता नहीं, परेश पर बहुत भरोसा था उनको, उसी को मालूम होगा क्या हुआ, कैसे हुआ। आप नीचे, आप नीचे। अब सच बोल,
सर मैं सच्ची बोलूं सर, मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास तिजोरी की चाबी नहीं थी। तिजोरी की चाबी सिर्फ वैद्य जी के पास थी, मेरे पास तो सिर्फ क्लिनिक की चाबी है। जब तूने देखा कि क्लिनिक में चोरी हो गई है तो तूने तुरंत फैमिली को फोन करके कांटेक्ट नहीं किया? बात यह है सर कि वैद्य जी ने मुझसे कहा था कि फैमिली के किसी भी मेंबर को क्लिनिक के आसपास भटकने मत देना, इसलिए मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, हम वैद्य जी को कॉल करके पूछ लेते हैं कि तू सच बोल रहा है कि झूठ। चल वैद्य जी का नंबर बोल बोल बोल। वो तो नहीं मिलेंगे सर। क्यों? क्योंकि सर वैद्य जी किडनैप हो चुके हैं और मेरी आंखों के सामने उनका वो लोग भाग गए। कौन सी गाड़ी थी और नंबर क्या था? मुझे कुछ याद नहीं सर, उस समय मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, मैं कुछ देख और समझ नहीं पाया, मुझे कुछ याद नहीं सर। हाँ, गाड़ी छोटी थी, मतलब कार थी, इतना मुझे याद है। शास्त्री जी का है? कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं इगतपुरी। अच्छा, अगर मैं कहूं कि वो वहां पे पहुंचे ही नहीं है। 2 दिन हो गए आपके पापा को घर से गए हुए, लेकिन आपने एक बार भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आपको ये भी मालूम नहीं है कि वो वहां पहुंचे भी हैं कि पहुंचे ही नहीं है। कैसी फैमिली है आपकी? फिंगरप्रिंट्स हमारे डेटाबेस में किसी के साथ मैच हुए? नहीं सर, उस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यस डॉक्टर। देखिए, हाथ जब हमने बरामद किया तब उसे कटे हुए 48 घंटे हो चुके थे। पहले सारी उंगलियों के नाखून उखाड़े गए, मतलब टॉर्चर, फिर हाथ काटा गया। हाथ काटते वक्त विक्टिम जिंदा था, लेकिन इस तरह हाथ काटने के बाद अगर ब्लीडिंग को ना रोका जाए तो अब तक शायद विक्टिम जिंदा ना बचा हो। गमछे में जो खून मिला है वो कटे हुए हाथ का ही है, लेकिन उस गमछे में जो एक बाल मिला है वो किसी और का, क्योंकि बाल का डीएनए खून से मैच नहीं हो रहा। और वो अंगूठी? उंगली में अंगूठी का कोई ऐसा निशान नहीं है जैसा कि अंगूठी पहनने वाले की उंगलियों में होता है, जिसका मतलब है कि हाथ कटने के बाद अंगूठी पहनाई गई हो। क्यों कोई किसी का हाथ काटकर उसमें अंगूठी पहनाकर फिर हाथ को फेंक देगा? क्या वजह हो सकती है? हो सकता है हमें कोई क्लू देने की कोशिश कर रहा हो, या क्रिमिनल हमें मिसलीड कर रहा है। यानी कि क्रिमिनल या तो निहायत ही बेवकूफ है या फिर बहुत ही डेयरिंग, जो हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर, पुलिस को कोई चैलेंज क्यों करेगा? होते हैं कुछ साइको ऐसे। वागेला सर, इस अंगूठी के ट्रेडमार्क से पता करो कि किस ज्वेलर की है, और पता करो किसने खरीदी और कब खरीदी। ठीक है सर। थैंक यू डॉक्टर। तो डॉक्टर प्रफुल्ल के कैबिन में मिला फोन डिक्रिप्ट हो गया है। हमें उसमें कुछ फोटोग्राफ्स और 10 फोन नंबर मिले हैं। उन नंबरों को नाम के साथ सेव नहीं किया गया है। इंटरेस्टिंग। पता करो ये 10 फोन नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं और इन सबसे कांटेक्ट करो। और ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो किसके हैं? सो डॉक्टर प्रफुल्ल के और भी इंटरेस्टिंग। सर ज्वेलर का पता लग गया है। हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि सीमा कपाड़िया नाम की औरत ने उस अंगूठी को खरीदा था। बुलाओ से। इस अंगूठी को पहचानती हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ही तो खरीदी थी ये बहुत टाइम पहले, लेकिन काफी टाइम से ये मुझे मिल नहीं रही। आप लोगों को कहाँ से मिली है? डॉक्टर प्रफुल्ल पारिक को जानती हैं? नहीं तो मैं किसी डॉक्टर प्रफुल्ल को नहीं जानती। लेकिन ये फोटोज तो कुछ और ही बोल रही हैं। एक्चुअली सर, मैंने ही ये अंगूठी प्रफुल्ल को दी थी। वो कॉलेज टाइम में हम साथ थे, हमारा अफेयर चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरी शादी मिस्टर कपाड़िया से हो गई और प्रफुल्ल की भी शादी हो गई, लेकिन हमारा मिलना जुलना अभी भी जारी था। लेकिन आपने डॉक्टर प्रफुल्ल को पहचानने से भी इनकार क्यों किया? प्रफुल्ल कुछ टाइम पहले से मुझसे पैसे मांगने लगा, कह रहा था कि उसके हॉस्पिटल में कुछ लॉस चल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में तो पैसे दे दिए, लेकिन वो मुझसे बार बार पैसे मांगने लग गया। जब मैंने मना किया तो मेरी कुछ फोटोज उसके पास थी, मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। तो फिर आपने क्या किया? मैं क्या करती सर, किसी ना किसी तरह पैसे का अरेंज करके उसको देती रही, लेकिन उसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। इसलिए आपने उसको गायब करवा दिया या फिर मार ही दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर,
सर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है सर, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। अंगूठी तो डॉक्टर प्रफुल्ल की है और कटा हुआ हाथ किसी और का है। दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। कैसा कनेक्शन सर? आपको लगता है ये हाथ काट कर डॉक्टर प्रफुल्ल ने डंप किया है? पाठक, डॉक्टर प्रफुल्ल के गायब होने से पहले वो हाथ काटा गया है और डॉक्टर प्रफुल्ल किसी का हाथ काट के उसे अपनी अंगूठी क्यों पहनाएंगे? वो अपने ही खिलाफ कोई क्लू क्यों प्लांट करेंगे? हो सकता है कोई ऐसा तीसरा आदमी हो जिसका इन दोनों के साथ कनेक्शन हो। गाना चुप, रोना गाना बंद कर। ये बता डॉक्टर प्रफुल्ल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। बता, बोल। मैं तो आपके डर के वजह से मैं चुप रहा था साहब। मेरे पास खाने के भी पैसे खत्म हो गए थे साहब, इसलिए मैं गाँव पैसे लेने गया था। तू बताता है डॉक्टर प्रफुल्ल कहाँ है या दुए? साहब मुझे नहीं पता साहब, पता होता तो मैं खुद ही उसको मार देता। अब तक आपको उसकी लाश मिल चुकी होती साहब। साले की किस्मत बहुत अच्छी है, उस दिन बच के भाग गया मेरे हाथों से साहब। झूठ बोल रहा है तू, क्योंकि जितनी चोट डॉक्टर प्रफुल्ल को लगी थी उस हिसाब से वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकते थे। पक्का तेरे ही हाथ लगे होंगे। मैंने ढूंढा था साहब पर मिला नहीं मुझे वो, और आप मुझसे सवाल पूछ रहे। अरे उससे जाके पूछिए ना जिसके वजह से मेरी 5 साल की भांजी मर गई साहब। देख, उसकी वजह से उस डॉक्टर पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता है और ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाती है कि पिंकी की मौत डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही हुई थी। लेकिन तू इससे ये मत समझना कि डॉक्टर के गायब होने के केस से तू भरी हो जाएगा। डॉक्टर के साथ मारपीट और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के चार्ज में अंदर करो इसे। चलो चल। सही कहा था आपने कि वैद्य जी किसी को भी अपना लॉकर छूने नहीं देते, लेकिन हमें वहां पर एक और फिंगरप्रिंट मिले हैं और वो आपके हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है सर। माँ देखिए ना ये क्या कह रहे हैं, बताइए ने। हाँ माँ जी, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैंने कोई चोरी कुछ नहीं किया है सर। मैंने कुछ नहीं किया है तो फिर डर क्यों रहे हो? तलाशी लो। सर तलाशी किस बात की जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये देखिए इसकी अलमारी से क्या मिला है। सर जो 10 फोन नंबर प्रफुल्ल के सीक्रेट फोन से मिले थे उन सब से कांटेक्ट किया। ज्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो सबसे फ्रीक्वेंट कॉलर मेहता है वो मिलने को तैयार है, उसे बुलाया है। चलो देखते हैं मेहता क्या कहता है। एक नंबर का फ्रॉड है सर। इलाज के नाम पर लाखों का चूना लगा दिया। पहले बोला कि मिरेकल ड्रग है, फिर जब कोई फायदा नहीं हुआ तो बोला कि एक्सपेरिमेंटल था। मिरेकल ड्रग, एक्सपेरिमेंटल, जरा खुल के बताइए कौन सा ड्रग और किस बीमारी का इलाज? सर मैं इम्पोर्टेंट हूं, नामर्दानगी का इलाज करा रहा था।
सर मेहता और बाकी 9 लोग जिनके नंबर उस फोन में से मिले थे उनका कच्चा चिट्ठा निकालते हैं। हो सकता है इनमें से किसी ने डॉक्टर प्रफुल्ल से बदला लेना चाहा हो सकता है कि तुम्हारी थ्योरी सही हो, लेकिन ये एक इलीगल ड्रग ट्रायल है, इसलिए सारे ट्रांजैक्शंस कैश में होंगे और सारी डीलिंग सीक्रेट होंगी। सर मिरेकल ड्रग वाली बात प्रफुल्ल और इन 10 लोगों के अलावा भी तो किसी को पता हो सकती है। हाँ, पर किसको? वो 10 आदमी जिन पे ये ड्रग एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उनमें से किसी ने भी डॉक्टर प्रफुल्ल या आपको कोई धमकी वगैरह दी? दिनेश मेहता नाम का एक आदमी कुछ दिन पहले घर आया था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखिए मिस्टर मेहता, आप मुझे इस तरीके से धमका नहीं सकते। आपने कंसेंट लेटर साइन किया है, ये बात आप भूलिए मत मिस्टर मेहता। फिर आप भी मत भूलिए कि इलीगल कामों में कंसेंट लेटर नहीं चलता। अब आपकी गर्दन मेरे हाथों में, मुझे मेरा पैसा वापस करिए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। प्रफुल्ल ने क्या कुछ नहीं किया पैसे कमाने के लिए, पर क्या मिला इस पैसे से? सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा है। डॉक्टर प्रफुल्ल ने आपके नाम पे 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना याद दिला रहा हूँ कि उनके जाने के बाद भी आपको पैसों की तंगी नहीं होगी। 5 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? जब तक हमें किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाते, तब तक हमारे लिए सब सस्पेक्ट है। सर मुझे तो एक कटे हुए हाथ वाले केस का पार्ट लग रहा है। देखिए ना, इस पैर को ऐसी जगह डंप किया है जहां पे आसपास सीसीटीवी कैमरा होना मुश्किल है। वागेला रहीमी, आसपास चेक करो, कुछ और क्लू मिलता है क्या? लेकिन इस बार डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पैर को किसी प्रोफेशनल तरीके से काटा गया है, जैसे कि किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से। हो सकता है कि हम सही हो, ये कटा हुआ पैर और वो कटा हुआ हाथ एक ही बॉडी का हो। डीएनए मैच करा के देखते हैं और देखते हैं कि फॉरेंसिक की इन्वेस्टिगेशन से क्या मिलता है। लगता है एक स्टेट वाइड अलर्ट जारी करवाना पड़ेगा किसी 60 साल के आदमी की मिसिंग के लिए। सर खंबात पुलिस स्टेशन से एक अलर्ट आया है। सर वहाँ की पुलिस एक 60 साल के मिसिंग आदमी को ढूंढ रही है। उन्हें एक 60 साल के आदमी का कटा हुआ हाथ और पैर भी मिला है। फोन कांटेक्ट करो। ओके सर। आप हमें केशव शास्त्री का डीएनए सैंपल भेज दीजिए। हम कटे हुए हाथ और पैर के डीएनए से मैच करके देखते हैं और आपको अपडेट करते हैं। आपने जो डीएनए सैंपल भिजवाया था वो मैच कर गया। इस बार भी पैर काटते वक्त वो आदमी जिंदा था। काटने के लिए बोन सॉ यूज किया गया और एकदम बारीकी से काटा गया जैसा कि कोई सर्जन काटता है, और पैर के अंदर कट लगाकर ये ठूस दिया गया था। और इस कपड़े से पैर को बांधा गया था जिसमें ऑर्गेनिक डाई है जो कि हैंडलूम में यूज किया जाता है, और पैर के खून में ग्लिटर भी लगा है जो कि सेम ग्लिटर हमें डॉक्टर प्रफुल्ल के नाखून में मिला। मतलब डॉक्टर प्रफुल्ल और शास्त्री जी जिनका कि हाथ और पैर काटा गया, इन दोनों को एक ही जगह रखा गया था और वहीं से डॉक्टर प्रफुल्ल हमें कोई क्लू भेजने की कोशिश कर रहे थे। ओके डॉक्टर, थैंक यू। ओके बाय। ये बीड्स, हैंडलूम और इस कपड़े में जो ऑर्गेनिक डाई लगी है, ऐसा काम तो आसपास के एरिया में एक ही गांव में होता है। मतलब इंस्पेक्टर शेखर। यस सर। मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया क्योंकि हमें विक्टिम की लोकेशन का पता चल गया। आप लोग भी चलिए हमारे साथ। सर
बता नहीं तो दूसरी टांग भी काट दूंगा। बता। ए कुत्ता लेके आ। अबे कुछ भी और काटा ना, ये मर जाएगा। साहब हमारे गांव में काम चलता था, लेकिन कोविड की वजह से बंद हो गया। पास में एक फैक्ट्री है, उधर देख सकते हैं। ऐसे नहीं मर सकता। ए बहुत बड़ा प्लान है मेरा, ऐसे नहीं मर सकता। ए बेहोश हो रहा, पानी लेके। ए उठ। ए शास्त्री। शास्त्री भाई ये मर जाएगा। अबे छोड़, चल हम निकलते हैं। नहीं हा? नहीं नहीं छोड़ उसको। छोड़, अबे चल चल। यही वो किताब है ना जिसके पीछे तुम लोग पड़े थे। इस किताब में आयुर्वेदिक सीक्रेट्स हैं जिससे कि शास्त्री जी इलाज किया करते थे। तुम लोगों को क्या लगा तुम इस किताब को हासिल करके शास्त्री जी जैसे अमीर बन जाओगे? सर प्लान छोटा नहीं था। ये बुक को पढ़कर हम लोगों को दवाइयाँ बनानी थी, फिर उसे बड़े बड़े कंपनीज में बेचना था। प्लान मस्त था, लेकिन साहब गुस्से में आकर सब गड़बड़ कर दिया चमन भाई ने। अबे ये क्या किया तूने? पागल हो गया क्या तू? कुछ पता ही नहीं रहा है। अबे ये डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा। चल पास का हॉस्पिटल से डॉक्टर बुला के लाते हैं। डॉक्टर तुझको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन साहब वो डॉक्टर भी निकम्मा निकला। तो इसलिए तुम लोगों ने डॉक्टर प्रफुल्ल को भी मार दिया? मेरे प्लान के बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे शास्त्री। मैं दवाई बना के बेच कर हूं। सर लगता है पागल हो गया है। चमन पहले से ही साइको था, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि सबके सामने वो हंसमुख बना रहता था। चमन ने सोचा कि अगर वो किसी तरह से शास्त्री जी की किताब को हासिल कर लेता है तो वो शास्त्री जी की तरह ही संपन्न बन जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विद्या को चोरी या जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जा सकता। विद्या के लिए गुरु बहुत जरूरी होता है। अगर किसी तरह से चमन को यह किताब मिल भी जाती, लेकिन बिना गुरु के वो उसका कोई फायदा नहीं उठा पाता। लालच से अकल पर पर्दा पड़ जाता है और यही चमन के साथ भी हुआ। इसीलिए अब चमन पर आईपीसी की धारा 326 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट थ्रू डेंजरस वेपन, धारा 368 किडनैपिंग, धारा 343 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, धारा 330 और 348 टॉर्चर, धारा 302 मर्डर, इसके तहत चार्जेस लगाए जाएंगे। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।